लास्ट कैसे अगर इवन नंबर हो जाए तो 2 से कटता है। 3 से कैसे कटती है? चलो तो जरा दिखा सुनाएंगे थोड़ा सा इतना सा। हाँ कैसे कटती है? 3 से कैसे कटती है? सब अंकों को जो जोड़ दे तो 3 से को कट देना। तो आप आज पहला टास्क है आपका, आप अपना निकालिए पन्ना, कलम निकालिए। मंटर लगा दो। इंडिकेशन देना है आपको, सिद्ध करना है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से कट जाए तो उस संख्या को 3 से कटना ही पड़ेगा, ये आपको सिद्ध करना है। हो गया? हाँ भाई, जिनका हो गया उनको कोई कलेक्ट करने को आपको सिद्ध करना है। देखिए सवाल समझ लीजिए, किसी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी, ये आपको सिद्ध करना है। मेरे पास जो आ रहे हैं उत्तर, अधिकांश उत्तर उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण देने से चीजें सिद्ध नहीं होती है। देखो हमें जो ज्यादातर उत्तर मिल रहे हैं वो किस तरह के मिल रहे हैं? दो है जो मैं पहले जल्दी से बता दूं। एक ये उत्तर मिला है ना, एक ये उत्तर मिला है, बकरी का हाथ और एक ये उत्तर मिला है हमको पता नहीं वाला। ये हमको पता नहीं, बहुत अच्छी बात। गुड। Let there be a number 528. Hence, sum of the numbers, यानी digits, is 5 plus 2 plus 8 equal to 15, which is divisible by 3. Hence, the number is divisible by 3. तो ये तो स्टेटमेंट है, आपने एक उदाहरण दिया कि और इसमें तो 3 से कटता है, दिखाया भी इन्होंने, काटते भी नहीं दिखाया। इन्होंने कहा कि भाई तो अंकों को जोड़ दीजिए, 15 आ गया, 3 से कटता है, इसलिए संख्या जो है वो भी 3 से कट जाएगी। ऐसा तो नहीं पूछा था ना मैंने, ये तो सब पहले पूछ लिया था, आप सब लोगों ने बोल दिया था ये
बात कि हाँ जो अंकों को जोड़ दो 3 से कट जाए तो संख्या कट जाएगी। तो प्रश्न जो है उसी का उत्तर मिलना चाहिए, और दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिले तो अच्छी बात है, लेकिन जिसने प्रश्न पूछा है उसको उतनी प्रसन्नता नहीं होती है अगर किसी दूसरे प्रश्न का सही उत्तर मिले। थोड़ी प्रसन्नता होती है, सही उत्तर है, सही तो है उत्तर, उस प्रश्न का नहीं है, दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। Take any random number. Take any random number. For example, वो any से जब एग्जाम्पल पर आ गया ना तो any का महत्व खत्म हो गया। पहले तक टेक एनी नंबर, एनी रैंडम नंबर, तो यार कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो लग रहा था कि हाँ बड़ी अच्छी बात है, कुछ भी ले सकते हैं, उसके लिए अगर सही हो गया तो फिर सबके लिए सही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आ गया एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 246081, फिर एग्जाम्पल पर आ गए, फिर उसको सबको जोड़ा अंकों को, 21 आ गया, एंड 21 इज डिविजिबल बाय 3। कथा समाप्त। Suppose a number 27 and we have to tell whether it is divisible by 3 or not. Step 1, adding the digits. 2 plus 7 is equal to 9. Step 2, we know that 9 is a multiple of 3. पता है क्या आपको? ये कहते हैं कि we know 9 is a multiple of 3. 3 के पहाड़े में 9 आता है, और ये कहते हैं कि हमें मालूम है क्या मालूम? और 3 के पहाड़े में 27 आता है, ये मालूम था कि नहीं? तो 27 को 3 से कटता है, सिद्ध करने के लिए पहले 2 plus 7 करके 9 लाया गया है। 9 मालूम है, 9 तो कटता है, इसलिए 27 भी कटेगा। माने 3 3 9 तक का पहाड़ा तो पता है, 3 9 27 तक नहीं पहुंच पा रहे। जैसे शुरुआत हो रही है, जैसे संख्या 633, फिर वही कहानी है, 6 जोड़ 3 बराबर 12, 12 बटा 3 बराबर 4, और 633 बटा 3 बराबर 211। एक स्टेप आगे बढ़े, दिखाया 633 को भी 3 से भाग करके दिखाया, क्योंकि वो भी कटता है और अंकों का जोड़ भी कटता है, इसलिए हो गया 633 के लिए तो हो गया। लेकिन सभी संख्या है, किसी संख्या, किसी लिखा है ना, किसी एक के लिए नहीं लिखा है, एक के लिए होता तब तो आसान था। फॉर एग्जाम्पल 69, नहीं आए तो बहुत सारा सा, हाँ नहीं है मेरे पास नहीं है। के 3 1 2 5 4 6 9, एग्जाम्पल 3, 9, 12। एग्जाम्पल पहली लाइन है, एग्जाम्पल EX एरो 3, 9, 12, और उसके बाद 24 को 3 से भाग लगा करके ऐसा वाला, बीच में 24, इधर 3, उधर 8, फिर इधर बीच में नीचे में 24, और फिर उसको काट दिया गया और सिद्ध हो गया। 3 9 12 के क्या उदाहरण हुए पता नहीं, उसका क्या उपयोग हुआ, आगे तो 24 में भाग लगाया गया, 3 में 9 में 12 में। प्रमाण, ये शुरू हो रहा है उत्तर प्रमाण। माना कि कोई संख्या 27 है, अतः इसके सभी अंकों का योग 9 है, जो 3 से विभाजित है। हो गया प्रमाण खत्म। फॉर एग्जाम्पल 36, तो ये अब कुछ उत्तर जो है वो अलग किस्म के हैं, जो कि हम जरूर पढ़ना पसंद करेंगे। एक उत्तर है जिसमें लिखा गया, लेट द नंबर इज स्मॉल a, उसके आगे स्मॉल b, उसके आगे स्मॉल c, राइट।
ये संख्या है ए, फिर बी और फिर सी। नहीं दिक्कत इधर बैठो ना आकर इधर वाली दो वाली इधर बैठ जाओ दिखेगा। अभी बहुत दिखना है, आज बहुत देखना है, आज दिखना चाहिए, आज बोर्ड दिखना चाहिए। इधर से दिखता है? तो ये संख्या है, इस संख्या में इकाई की जगह पर सी है, दहाई की जगह पर बी है और सैकड़ा की जगह पर ए है। और इसलिए इन्होंने लिखा है कि जो x है, संख्या में उन्होंने x लिखा है, x बराबर 100a प्लस 10b प्लस c। ये अक्षर छोटे हैं क्या भाई? दिखता है पीछे, दिखता है आपको? दिख रहा है? तो संख्या जो है वो इतनी हो गई और इसको फिर इन्होंने लिखा कि ये है 99a प्लस 9b प्लस a प्लस b प्लस c। 100a को इन्होंने लिखा 99a और एक ये यहां डाल दिया, 10b में से 9b को यहां रखा और एक b को यहां पहुंचा दिया और ये c यहां पर है ही, तो 99a प्लस 9b और प्लस a प्लस b प्लस c। अब ये कहते हैं कि चूंकि ये जो a प्लस b प्लस c है ये 3 से कटता है, अंकों का जोड़ 3 से कटता है, तो 3 into k होगा, जहां की k एक पूर्णांक है, ये मैं जोड़ दे रहा हूं अपनी तरफ से। तो इन्होंने लिखा 99a प्लस 9b प्लस 3k, क्योंकि ये 3 से कटता है तो 3 into इंटीजर होगा ये, तो इसलिए इसको 3k लिखा गया। और अब इसमें से 3 कॉमन लेके दिखा दिया गया कि सभी पूरा चीज जो है ये 3 से कटने वाली है। तो जो x मेरी संख्या है वो 3 का गुणक है, 3 का मल्टीपल है, 3 से कटने वाली है। ये वैसे भी हमारे पास में कुछ उत्तर हैं और यही उत्तर यहाँ x y z लेकर के है और ये जो उत्तर है ये पूरे n डिजिट्स लेकर के है, राइट? इसका ये जाने की व्यवस्था, अच्छा तो जगह काफी है। ये जो उत्तर है इसके अंदर में इन्होंने बकायदा A, B, C, D और ऐसा ऐसा करके और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा करके और इसको n डिजिट्स ऐसा लिखा है, राइट? अच्छा काम किया, n डिजिट लिख दिया, नहीं तो 26 से ज्यादा डिजिट तो होते नहीं। तो A, B, C, D चल रहा है, Z तक जाते जाते मामला खत्म हो जाता है। तो इधर कुछ नहीं लिखा है इन्होंने और उसके बाद वही काम इन्होंने करा है कि उसको इन्होंने पहले संख्या को लिखा है, इस संख्या को पहले लिखा है जैसा भी 10 इधर से शुरू किया है, a लिखा है प्लस 10 into b लिखा है प्लस 10 के पावर 2 into c लिखा है और ऐसा करते हुए ये डॉट 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 लगा करके और उसी तरह से एक बाहर निकाल देना, 1000 है तो एक बाहर निकाल देना, 999 बचा लेना, ऐसे ऐसे करके 10 पे पावर 3 माइनस 1, 10 पे पावर 2 माइनस 1 ऐसा करते हुए और उन्होंने 3 से कटता है ये लिखा दिया। ठीक, तो दो चीजें हम इसमें से आपको संदेश देना चाहेंगे। एक तो ये कि आप जो भी आप पढ़ रहे हैं, दो चीजें हो रही है गणित के अंदर में। एक हो रहा है जिसमें कि हम गणित पढ़ रहे हैं और एक हो रहा है जिसमें कि हम गणित के तरीके पढ़ रहे हैं, है ना? तो अभी जो आपको बताया कि आपने बताया कि सबको जोड़ दो, अंकों को 3 देख लो 3 से कटता है कि नहीं, अगर कट गया तो फिर बढ़िया बात, वो पूरी संख्या भी कटेगी नहीं। ये तरीका है, ये जांचने का तरीका है। अगर आपको फ्रैक्शंस 2 है, भिन्न 2 है, जोड़ना है तो उसका तरीका है कि जितने आपके डिनोमिनेटर्स हैं, हर हैं, उन सब का आप लघुत्तम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, लिख लीजिए, फिर इससे भाग लगाइए, उससे गुना करिए, जोड़ लीजिए तो भिन्न का जोड़ मिल जाएगा। ये गणित का तरीका है। तो गणित भी सीखना है और गणित के जब तरीके सीख रहे हैं तो ये भी सवाल उठना चाहिए कि ये तरीका क्यों है भाई, ये तरीका क्यों वर्क करता है।
जैसे जैसे आपका वो बढ़ेगा ना, जैसे जैसे आपकी क्षमताएं बढ़ रही हैं, आप ऊपर के क्लासेस में जा रहे हैं, तो ये चीज़ें आनी चाहिए, शुरू में नहीं आनी चाहिए। शुरू में जब चौथी पांचवी क्लास के अंदर में तरीके बताए जा रहे हैं तो तरीके सीख लेने चाहिए। उस समय में नहीं ये सब सवाल उठने चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं ये आना चाहिए। लर्निंग में शायद स्लाइड में भी होगा आगे, लर्निंग में हम लोग, मैं कहता हूँ कि वो 4 अगर आपने मुकाम हासिल कर लिए तो आपकी लर्निंग बड़ी अच्छी होगी। पहला मुकाम है क्रैम करो, याद करो, जो बताया याद करो। आपको बता दिया कि 3 से कटने का ये है, आप याद कर लो, 7 से कटने का है, वो याद कर लो, फिर ऐसे जोड़े जाते हैं, आप याद कर लो। एलसीएम निकालने के लिए कॉमा कॉमा लगा के लिखा जाता है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती है, छोटी सी परपेंडिकुलर बाईं तरफ लाइन खींची जाती है, फिर देखा जाता है कि 2 से काटो, 3 से काटो, वो सब तरीका है। आपको आप क्रैम करना याद करो, रट जाता करते ही करते ही। तो पहला पार्ट है क्रैमिंग, दूसरा पार्ट है अंडरस्टैंडिंग, सीखना है उसको, समझना है उसको, जानना है उसको। और तीसरा पार्ट है थिंकिंग। ये थिंकिंग में आ रहा है, आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए, आप सोचने चाहिए। क्लासरूम में सब पढ़ा दिया गया, लेकिन जब आप क्लासरूम नहीं है, आपके शिक्षक नहीं है, तो आपको सोचना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हो गया। तो समझना अलग चीज है और सीखना अलग चीज है। आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं, मेरे घर में और एक कुछ 3-4 साल पहले की बात है, एक 9th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची थी, परिवार, और वो हम लोग लाते हैं ना, वो सरसों जाते हैं ना। यस सर। हाँ, तो उसको जब चक्की के अंदर में ले जा करके और उसको पेरा जाता है, तो तेल निकलता है। किसका तेल निकलता है? सरसों का तेल निकलता है। मीठा तेल बोलते हैं कि कड़वा तेल बोलते हैं? उसको कड़वा तेल बोलते हैं। कड़वा तेल निकलता है सरसों को पेरने से, कड़वा तेल। तो वैसा ही कड़वा तेल निकाल करके, और एक प्लास्टिक का बर्तन था, सिलिंड्रिकल ऊपर ढक्कन, उसके अंदर में लेकर के मेरे पास आए। जिन्होंने जो लेके गए थे सरसों, वो अपना पेरवा करके और डब्बे में भर करके और लेकर के आए, और ऐसे नीचे रख दिया उन्होंने। यहाँ पे ऐसे नीचे रख दिया, जमीन पे ऐसे रख दिया, किचन के पास में, स्लैब के पास में ऐसे रख दिया। तो वो जो 9th क्लास की बच्ची थी मेधाश्री, वो वहीं पर थी। तो मैंने उसको बोला कि ये कितने लीटर तेल है ये हमें जानना है। वो बोला होगा कुछ कि इतने लीटर है चक्की वाला, लेकिन मुझे नाप के पता करना है, जो ठीक बोला, कम बोला, ज्यादा बोला, क्या बोला, इसको नापना है कि इतने लीटर का ये तेल है। और 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1/1000। 1 लीटर में 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। और सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर -3 मीटर और सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीलीटर बराबर ही होता है, राइट। तो उसको बोला कि इसका वॉल्यूम चाहिए हमें। सिलिंड्रिकल है, अच्छा बढ़िया बर्तन था, तो उसमें डिजाइन वगैरह नहीं बने हुए थे, एकदम अच्छा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का सुंदर सा। अब कैसे निकालना है? तो सिलेंडर में यहाँ तक तेल है, तो इतने बड़े सिलेंडर का निकालना है, जहाँ तक तेल है वहां तक का। तो क्या करेंगे? वॉल्यूम उसका निकालने वही तो निकालना था। यस सर। क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम में तो निकालना था पाई r²। तो पाई को तो नापना नहीं पड़ता है, पता होता है। r² के लिए r को क्या करना पड़ता है? नापना पड़ता है। और h के लिए h को क्या करना पड़ता है? तो h को तो नापना मेधाश्री के लिए आसान था,
अपना वो लाई प्लास्टिक का स्केल और उसके बगल में ऐसे खड़ा कर दिया, इसके बगल में ऐसे खड़ा कर दिया प्लास्टिक का स्केल इसके बगल में, और जहां तक वो तेल था वहां गिर गया इतने सेंटीमीटर, एक तो निकल गया। और कैसे निकलेगा? बाल्टी का है, हाँ ना वो डब्बा ऊपर जाकर के तो भैया ऐसे होकर तब में ढक्कन लगता है, ऐसा पूरा वो वहां का सिलेंडर नहीं था। हाँ चलो ठीक है, अच्छा बताया। हाँ वो मैंने नहीं बताया था, वो नीचे से बढ़िया सिलेंडर आता है, जैसे यहाँ है ना, नीचे से आ रहा है और फिर ऊपर गर्दन पर आ करके पतला हो जाता है, ऊपर ढक्कन लगता है। पेरीमीटर निकालेंगे कैसे? एक धागा लेकर के लपेटेंगे, उसके बाद धागे को सीधा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो रायता फैलाने में बहुत महारत है। पहले बाल्टी को पूरा भरेगा, उसके बाद में ये पूरा डब्बा डालेगा, फिर वो बाहर गिरेगा पानी, जो बाहर पानी गिरेगा उसको अलग से कलेक्ट करेगा, उसका वॉल्यूम अलग से नापने के लिए कहीं जाएगा, उससे अच्छा पहले का नाप लेते। उस वाले पानी का भी तो वॉल्यूम नापना पड़ेगा ना, कितना बाहर गिरा। तो जब उस पानी का वॉल्यूम नाप सकते हो तो इस तेल का ही नाप लेते। हाँ भाई, आप लोग कैसे नापोगे? एक मिनट, आप लोग कैसे नापोगे? बोलो बोलो, रेडियस कैसे नापोगे? सर्कमफ्रेंस नापोगे ना? हाँ बोलो भाई। क्या? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हाँ मास दिया है, डेंसिटी को मालूम है, उसे डिवाइड कर भैया ना मास दिया है, डेंसिटी मालूम है। मास जो है, मास जो चक्की वाले ने बोला है कि इतना किलो है, लेकिन हम लोग उसी को तो कंफर्म कर रहे हैं कि ठीक बोला कि कम बोला कि ज्यादा बोल दिया, ज्यादा पैसा ले लिया। तो मास ही को तो मास पता कहाँ है आपने? हाँ इसका सर्कमफेरेंस निकाल देंगे और ऊपर में जब हम ढक्कन रहता है वहाँ से उसका थिकनेस मालूम कर लेंगे और फिर उसका बड़ा आर निकाल के फिर थिकनेस हटा के उसका रेडियस निकाल। देखो ये बहुत शुद्धता में जा रहा है, ये ना बहुत एक्यूरेसी पे जा रहा है। कह रहा है कि पहले पेरिफेरी निकालेंगे, बहुत सारे अधिकांश लोग कह रहे हैं कि पहले एक डोरी डाल करके, डोरी डालने बोले बुरी बात नहीं होती है, डोरी डालने में समस्या होती है। डोरी डाल के पेरिफेरी निकालेंगे, रेडियस निकलेगा, x करेंगे, लेकिन उसके दीवार का थिकनेस है, उस बर्तन के दीवार का थिकनेस है, आप पेरिफेरी बाहर से नहीं नापोगे और चाहिए अंदर वाली, तेल तो अंदर है ना, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि उसका ढक्कन खोल करके और उसका जो वहां पे जो ये आया है, यहाँ पे जो उसका हिस्सा आया है जिसमें ढक्कन लगना है, इसका पहले थिकनेस नापेंगे और ये मानेंगे कि वही थिकनेस यहाँ पे रखा होगा, तो उतना फिर घटा लेंगे और घटा के तब फिर उसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, लेकिन कोई बात नहीं, उतने वो चलता है उतना हमारा उतनी कम एक्यूरेसी में भी काम चलेगा। हमें ये नहीं पता चलना था कि 2 ग्राम कम दिया कि 2 ग्राम ज्यादा दिया, उसका पैसा देने का हिसाब नहीं होगा। हाँ अगर 200 ग्राम कम दिया है तो फिर हमको जाके बात करना पड़ेगा। हाँ जी बोलो। जैसे इस तरह डब्बा था तो यहाँ पर ना सिलेंडर का निकाल लेंगे वॉल्यूम, उसके बाद इसका हाफ सर्कल का। हाँ तो वही तो सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कैसे निकालें? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसी का तो सारा खेल चल रहा है ना, आर कैसे निकाला जाए? तो ये आर का मतलब है, आर
तो भाग क्या हुआ है अभी। अच्छा लेकिन आप देखो देखो बढ़िया बात बताइए, इसको कहते हैं थिंकिंग, राइट। मैं ये सारी कहानी आपको कह रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग का फर्क बताने के लिए। सीखना और सोचना, इसका फर्क बताने के लिए कहानी कह रहा हूँ। देखो ये सोच रहा है, ये सोचा है एक अच्छा सा सोल्यूशन सोच रहा है कि वो जो है उसको आप अपना पलटी मार दो, ऐसा रख दो। खाली यही ध्यान रखना कि केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के अंदर से ही होकर के गुजरे, उसके बाहर से होकर के नहीं गुजरे, इसका ध्यान रखना। चौड़ा सा अगर ढक्कन उसका होगा तो गुजर जाएगी उसके आधार के अंदर से। तो ये है सोचना, सोल्यूशन सोचता है। ये है अब जो आप कह रहे हो ना कि वो डोरी बांध दो, वो आपने कहीं सीखा हो। इतने सारे लोग तो सोच करके नहीं बोल रहे ना एक ही बात, इतने सारे लोग तो सोच के एक साथ नहीं बोल सकते ना एक ही बात। हाँ तो निकल जाएगा, कोई गलती नहीं है। हाँ है, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इतने सारे लोग अगर 150-200 लोग अगर एक उत्तर लेके आ रहे हैं तो ये सब आपने कहीं ना कहीं पे लर्न किया। ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है, राइट। इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी तो 100 लोग होंगे तो 100 तरह से सोचेंगे, 2-4 का कोइंसिडेंटली मैच हो जाएगा। लेकिन अगर 100 लोग एक साथ कह रहे हैं कि हाँ ये आपने कहीं लर्न किया, बुरी बात नहीं है। लर्न करना बहुत अच्छी बात है, क्रैम करना भी बहुत अच्छी बात है, याद रखना भी बहुत अच्छी बात है, रटना भी बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसके बाद उसको समझना है, सीखना है और उसके बाद सोचना है, राइट। उसके बाद सोचना है। ये देखो ये जो है क्या नाम है, आदित्य। आदित्य का क्या मतलब होता है? सूर्य। तो आदित्य सोच करके कह रहा है, इसका अकेला उत्तर अलग है। ये कह रहे डब्बा ही पलट। हाँ, और अभी कौन पानी में कौन डाल रहे थे? पानी में उसका, हाँ, ये सोच के बोल रहा है, इसका उत्तर अलग है। ये सोच रहा है कि कैसे किया जाए, इसको किसी ने सिखाया नहीं। एक स्टैंडर्ड सवाल का स्टैंडर्ड उत्तर नहीं दे रहा है। ये जरा उठा के ऊपर बाल्टी में डालो या पानी को इकट्ठा करो, वो अच्छा तरीका है, ये गड़बड़ तरीका है, वो एकदम अलग प्रश्न है। वो अभी मेरा प्रश्न है ही नहीं। मेरा अभी प्रश्न है कि क्या आप अभी सीख रहे हो, आपने सीखने का प्रदर्शन कर रहे हो या आपने सोचने का प्रदर्शन कर रहे हो? ये दोनों अलग अलग चीजें होगी, है ना। अब मीनाश्री को ये पता नहीं था डोरी वाला धंधा, और मुझे तो पता था और मुझे वही पता था। तो वो इंतजार करता था कि इसको खुद से आइडिया आए कुछ। अगर मैं बता देता उसको कि आप ऐसे डोरी लपेट लो, फिर ऐसे फैला लो और फिर ऐसे लंबाई नाप लो, तो हम उसको सिखा देते और वो सीख जाते, बहुत आराम से सीख जाते, कोई झंझट नहीं था। और सही चीज सीखती, गलत चीज नहीं सीखती, और उससे सही उत्तर भी लेकर के आती। लेकिन हमने उसको वो नहीं सिखाया, उसको सोचने के लिए हमने समय दिया। उसको पहले से डोरी का पता नहीं था, वरना पता नहीं था। मुझे भी मालूम था, इसको पता नहीं। मेरे परिवार देखते हैं तो उसको घर पहचानते थे। फिर उन्होंने मम्मी को बुलाया और आप कह रहे हो ना कि उसको पलट करके और पीछे से नाप ले, लगभग वही काम उसने करा। उसने मम्मी को बुलाया और बोला कि मम्मी ये तेल का जो इतना काफी बड़ा सा डब्बा था, इसको उठा करके स्लैब के ऊपर रखो। मम्मी ने उसको उठाया, उठा के स्लैब पे रखा। फिर उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि अब इसको पकड़ के धीरे धीरे आगे सरकाओ। वहां सरकाते सरकाते जब किनारे पे आ गया तो उसने उसको प्रिकॉशन दिया, अब पकड़ के रखना और आगे सरकाओ और आगे सरकाओ, पकड़ के रखना और आगे सरकाओ। जब तक नीचे से देख करके उसको सेंटर दिखाई नहीं पड़ गया तब तक उसको वो आगे खिसकवाते रही, और उसके बाद जब सेंटर दिखाई पड़ गया तब अपना स्केल लगाया और केंद्र से वहां तक की दूरी नाप करके रेडियस निकाला और वहां से ये
तो सोचने का कि अपनी शक्ति जो है वो सीखने की शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको किसी ने बताया, आपने सीख लिया। आपको किसी ने दिखाया, देख करके आपने सीख लिया। आपको किसी ने समझाया और वहां से आपने सीख लिया, वो एक चीज है। और यहाँ है कि नहीं, अब हम अपनी तरफ से हमें पता ही नहीं है, कुछ सोल्यूशन मालूम नहीं है, हमको आता नहीं है, और हम खुद से अपना तरीका ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये है थिंकिंग। ये स्किल होनी चाहिए, स्किल आनी चाहिए। तो एक तो ये संदेश था कि वो आप खुद से सोच रहा है, सोच करके काम करें। दूसरा है कि भाषा पर बड़ा ध्यान देते जाएगा। भाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहे परीक्षा दे रहे होंगे, चाहे किसी से बात कर रहे होंगे, चाहे कुछ सोच रहे होंगे या और कुछ कर रहे होंगे, आपको हर जगह पे भाषा की जरूरत आएगी। तो क्या सेंटेंस हैं, उसके क्या अर्थ हैं, मुझे कोई अर्थ बोलना है, कोई किसी को कुछ अपने मन की बात समझानी है, तो कौन से सेंटेंसेस हम इस्तेमाल करेंगे ताकि वही अर्थ उन सेंटेंसेस का दूसरे को भी समझ में आए। ये भाषा जो है वो उसकी भी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाषा थी कि यदि कोई संख्या, किसी संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से कट जाए तो सिद्ध करना है कि संख्या भी कट जाएगी। लेकिन ये भाषा आप समझ नहीं पाए कई सारे लोग, और उन्होंने किसी 27 का दिखा दिया या 36 का दिखा दिया या और कुछ कर दिया। भाषा पे अपनी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब ये सवाल जरा बताना है। अभी पहले वो ओरल बताएंगे, इसको लिख के नहीं बताना है, इसको पहले ओरल बताना है, अंदाजा करना है। अगर जितना है उसका आधा भी बता दोगे और जितना है उसका दुगना भी बता दोगे तो चलेगा काम। एक अंदाजा करना है कि इस कमरे में जितनी हवा है कितने किलोग्राम की हवा है। सर सबसे पहले ये जगह कितना बड़ा है? अब सो आपके सामने कमरा है, फिर भी लेग और फिर आपके सामने कमरा है। इस कमरे में जो हवा है वो अंदाजन, देखो भाषा, अभी भाषा की बात करी ना, पढ़ो सेंटेंस, मुझको एग्जैक्ट नहीं चाहिए, अंदाजन। हाँ बोलो भाई। 70 से 80 किलोग्राम, क्या बात है। और बोलो भाई। नेग्लिजिबल 100 ग्राम टाइप, उससे भी कम, उससे भी कम 100 ग्राम से नेग्लिजिबल मतलब कि आपका 1 ग्राम। वो तो पूछ रहे। अच्छा, तो 1 ग्राम से भी बहुत छोटा है जिसको हम मेजर भी नहीं कर सकते। अनलिमिटेड 5 से 10 ग्राम। 5 से 10 ग्राम, क्या बात, बहुत बढ़िया। अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड इन्फिनिटी ग्राम। इन्फिनिटी ग्राम 5 kg। ओके, हाँ कितना बोला तुमने? 5 kg। 5 kg में देखो, नेग्लिजिबल जिसको नाप भी नहीं सकते, मतलब 1 ग्राम भी नहीं, 5 kg, उधर से 70, हम बताएं सर 15 से 20 किलोग्राम। 15 से 20 किलोग्राम। प्रेशर ऑफ द रूम हाँ जी, प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द रूम। हाँ वो प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। कितने किलोग्राम है ये? 60 kg सर, 60 kg 60 kg। सुनिए ना, एयर में वेट नहीं होता है, 0 वेट है। Approximately 9 to 10 kg. 1 mole. अच्छा, 1 में 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं? 1 मोल हवा में किलोग्राम में
बहुत तरह के उत्तर आ गए, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। हाँ कितना क्या बोल रहे हो? अच्छा देखो तो इन्होंने कुछ लापरवाही किया है, इसलिए कह रहे हैं इन्होंने छत के ऊपर जो टाइल्स लगे हैं उनको गिना है कि कितने टाइल्स है, और वो इन्होंने गिन के बताया कि 47 टाइल्स है, टोटल 47 टाइल्स है। गिना है भाई? और उसके बाद उन्होंने उसका 2-2 फीट का बांध करके 94 फीट बनाया, उसका सेंटीमीटर बनाया। उसके बाद वो जो है उसका आधा कर दिया और उसको रेडियस बोल दिया। ये क्या कर दिया? अच्छा ओके, ये पूरी जो लंबाई है, ये पूरी लंबाई का आपने आधा किया है, उसको रेडियस बोला है। और रूम इज ये सब assumptions है, ठीक है, assumptions तो लेने में बहुत अच्छी बात है। जब आपको पक्का नापने का नहीं है तो आप assumption जरूर लोगे। इस रूम को उन्होंने हेमिस्फीयर माना है, ओके, उस रूम को उन्होंने हेमिस्फीयर माना है, वो 2/3 पाई क्यूब किया है, 4/3 पाई का ना 2/3 पाई क्यूब किया है। और वो करके इन्होंने 1410 गुना 1410 करके और उसका आयतन निकाला है। ये यहाँ से ये कहाँ से लिया है लास्ट में, और यहाँ तक तो समझ में आया। ये आयतन क्यों आया, यहाँ तक तो समझ आया। इसके बाद अच्छा चलो, हाँ 350 करिए कर दो। वो अच्छा फ्रेश नहीं है, चल 1200 किलोग्राम। आओ देखो बाबा क्या नया स्केल शुरू हो गया। कैलकुलेशन करने के लिए जब सुविधा देती तो 1200 किलोग्राम, तुमने बोला 350 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, मतलब ग्राम और 5 किलो और 10 किलो चल रहे थे, अब सैकड़ों में चले गए हैं, सैकड़ों हजार में चले गए हैं। ये आपका होमवर्क रहा, ये आपका होमवर्क रहा। इस कमरे में कितने किलोग्राम हवा है, जो भी आपको नापा चोटी करनी है करके, और सर को बताइएगा, राइट, कल बताइएगा सर को। अब वो होमवर्क हो गया, अब वो हमको अभ्यास करना चाहिए। चलो अगला सवाल आ रहा है, साइन 60 डिग्री बड़ा है कि साइन 90 डिग्री? cos 60 बड़ा है कि cos 90? tan 60 बड़ा है कि tan 90? तो दोनों आवाज में मिली है, tan 60 भी है, tan 90 बड़ा है, tan 90 बड़ा है।
अभी बोल रहे हो कि कोई उसका मतलब नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि तो 90 डिग्री था ना 90 डिग्री हाँ। वो तो हमारे पास में इसमें 60 डिग्री सर tan 60 बनाओ या कंपेयर देखो गणित में हाँ, देखो गणित में मैं पूरी गणित का ऑफिशियल नहीं हूँ इसलिए कह सकता हूँ। हाँ, क्योंकि विद्यार्थी जो राइट करते हैं ना, गणित में बहुत जगह पे हम लोग अनडिफाइंड बोल करके उसके अस्तित्व को ही नकार देते हैं, उसकी बात ही नहीं करते। ये अच्छी बात है, उसकी हम बात ही नहीं करें, वो अनडिफाइंड है, उसकी बात ही नहीं करें। ये बात ठीक नहीं, ये बात अच्छी नहीं। मतलब कई चीजें होती हैं जो अनडिफाइंड होती है, फिर भी उसका मतलब होता है। अच्छा बताओ 0 by 0 है क्या? अच्छा देखो 0 by 0 बोलो नहीं अनडिफाइंड आपने अपवर्तन के नियम पढ़े? अपवर्तन के नियम क्या होता है? सर इंग्लिश में ऐसा होता है क्या? N2 क्या लिख दिया? किसका? सेकंड मीडियम का। और I है वो फर्स्ट मीडियम में, R जो सेकंड मीडियम में है। अब अगर हमारी लाइट की जो रे है वो ये है सेकंड मीडियम, ये है फर्स्ट मीडियम, इसका है N1, इसका है N2 और सीधा परपेंडिकुलर ग्रीन, तो किधर जाएगी? सीधा परपेंडिकुलर जाएगी। तो I बराबर कितना बना? और R बराबर कितना बना? 0। तो N2 बराबर बाई N1 कितना बना? 0 by 0 कितना बना? undefined नॉट डिफाइंड। अरे कैसे नहीं डिफाइंड? मेरे को पता है जो दूसरा मीडियम वो शीशा है उसका N2 1.5 है और जो पहला मीडियम वो हवा है उसका N1 मुझे पता है 1 है। N2 by N1 अनडिफाइंड कैसे हो सकता है? तो 1 नहीं है, ऊपर हवा है, N1 बराबर 1 है, पक्का पता है, पक्का। हवा है ऊपर, नीचे शीशा है। हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए N1 बराबर 1। न कोई शक, न कोई शुबहा, शुबहा नहीं। भाषा अच्छी होनी चाहिए। शिकवा के साथ भी क्या आता है? न कोई, आगे है न कोई शिकवा, उसके पहले क्या आता है? न कोई गिला। गीला नहीं, गिला छोटी वाली। न कोई गिला, न कोई शिकवा, न कोई शक, न कोई शुबहा। तो N1 बराबर 1, सेकेंड मीडियम में शीशा, उसका N2 भी उतनी ही मजबूती के साथ मुझे पता है शीशे का जो अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है। तो N2 by N1 को कौन माइक का नल कह सकता है कि अनडिफाइंड है?
4/3 हो जाता है, 1.33 हो जाता है, 1.5 नहीं रहता, उधर तो 0/0 ही रहता। तो 0/0 का मतलब 1.5 हो जाएगा अगर वहां शीशा हो, और पानी अगर वहां होगा तो N2/0/0 जो है उसका मतलब 1.33 हो जाएगा। तो चूंकि अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं, अनडिफाइंड, हटा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे कैसे नहीं चाहिए भैया, पानी में से तो हमको हवा से पानी में भेजना है, रोशनी को हवा से पानी में भेजना है और हवा से शीशे में भेजना है। मेरा चश्मा कैसे काम करेगा अगर रोशनी चश्मा में घुसेगी नहीं तो उसको कैसे छोड़ देंगे हम? अगर रोशनी आके इस शीशा में से घुस के मेरी आंख तक पहुंच रही है, मुझे आप सब लोग दिखाई दे रहे हो, तो उसको हम छोड़ थोड़े अनडिफाइंड बोल के छोड़ थोड़ी देंगे। नहीं, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ 0/0 हो गया, जाओ बात नहीं करो हमसे। वो इतनी बेकार, इतनी अनुपयोगी चीज नहीं है कि आपको छोड़ दोगे। कैसे छोड़ दोगे? क्या नाम है आपका? हाँ या नाम में जवाब दीजिएगा। क्या आपका नाम केशव है? यस सर, कहाँ पे बोले? हाँ या नाम में जवाब देना। और आपका नाम भैया? क्या आपका नाम देव है? अब देखो, इन्होंने बोला मेरा नाम, इनसे हमने पूछा क्या आपका नाम केशव है? इन्होंने बोला हाँ, तो हाँ का मतलब मेरा नाम केशव है। इनसे मैंने पूछा क्या आपका नाम देव है? इन्होंने बोला हाँ, तो हाँ का नाम मेरा नाम देव है। तो हाँ का मतलब कभी हो जाता है मेरा नाम केशव है, कभी हो जाता है मेरा नाम देव है, कभी हो जाता है मेरा नाम मोहन है, कभी हो जाता है मैं IIT कानपुर में रहता हूँ, कभी हो जाता है मैं बख्तियारपुर में रहता हूँ। हाँ, आप बख्तियारपुर में रहते हैं? हाँ। अब हाँ के इतने सारे मान्य अगर हो सकते हैं तो हम क्या बोलने के ये फालतू शब्द है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, इसका कभी कुछ वैल्यू होता है, कभी कुछ वैल्यू होता है। चलो करते हैं क्या ऐसा? तो भैया अनडिफाइंड की भी अपनी इज्जत होती है। हम काले हैं तो क्या हुआ? अनडिफाइंड की भी अपनी एक मर्यादा है, उसका भी एक महत्व है ना? तब किस परिस्थिति में बात कर रहे हैं, उस परिस्थिति के अनुसार उसका अर्थ में लेना पड़ता है। उसके आगे पीछे क्या है उसके अनुसार उसका अर्थ हमें देना पड़ता है, लेकिन उसको छोड़ नहीं सकते। तो tan 90 डिग्री जो है उसके आगे पीछे क्या है वो अपने को देखना चाहिए। जैसे इसके आगे पीछे अगर हम देखते हैं, अगर हम ये 0 नहीं लेकर के थोड़ा एंगल डाल देते, 1 डिग्री बना देते तो क्या होता, 2 डिग्री बना देते तो क्या होता? शीशा है ये, उसका आगा पीछा है, ये उसका कॉन्टेक्स्ट है। एक बार कॉन्टेक्स्ट पता हो तो उसके पक्के मायने भी निकलते हैं। तो जो आपने हाँ बोला उसका एक पक्का मायने था, बिना किसी शक शुबे के। इन्होंने जो हाँ बोला उसका एक पक्का मायने था, तो पक्का मायने भी निकलता है, राइट? अब tan 90 का क्या चक्कर है देखते हैं। tan 90 का चक्कर ये है कि जैसे आप कह रहे हो, कल हम लोगों ने sin cos tan का बात किया था कि sin cos tan निकालना हो किसी चीज का, तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन लेके उतना डिग्री घुमाओ और उसके बाद फिर देखो। तो आप सही कह रहे हैं, आप अगर 90 डिग्री घुमा देंगे तो जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो ओरिजिन पे आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसलिए 1/0 जैसे आप कह रहे थे 1/0 हो जाएगा। और उसको हम लोग उसके लिए एक नंबर नहीं दे सकते, उसके लिए संख्या नहीं दे सकते। तो 90 को नहीं दे सकते, 90 से आगे वाले को दे सकते हैं और पीछे वाले को दे सकते, दोनों को दे सकते हैं। तो अगर पड़ोसियों को देख करके हो जाता है ना, दोस्तों को देख के अंदाजा हो जाता है बिगड़ गया बच्चा, उसके साथ रहता है। अगर किसी से के साथ आप घूमते फिरते रहोगे
तो आपको भी लोग समझ रहे हैं अरे ये तो उन लोगों संगत में पड़ गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो अड़ोस पड़ोस को देख करके और उसका अंदाजा लगाया जाता है कि भाई इसका क्या हो रहा होगा। तो इसके अड़ोस पड़ोस को देखकर इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इधर वाला पड़ोसी भी लेंगे, उधर वाला पड़ोसी भी लेंगे। 91 डिग्री का टैन, 91 डिग्री का टैन, ये तो अनडिफाइंड नहीं है, राइट, ये अनडिफाइंड नहीं है। 91 डिग्री का टैन, ये है मेरा 91 डिग्री, और ये हमने ये लगाया यहाँ पे, ये है बेस x कोऑर्डिनेट और ये है y कोऑर्डिनेट, और इस बार y कोऑर्डिनेट बटा x कोऑर्डिनेट करना है टैन के लिए, करना है ना, परपेंडिकुलर बटा बेस बोलते हो ना, y कोऑर्डिनेट बटा x कोऑर्डिनेट करना है। अब अगर 90 से 91 ही गए हैं तो ये जो x कोऑर्डिनेट है वो बहुत थोड़ा सा बदला है 0 से, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, नेगेटिव। 1 जब करोगे तो बड़ी सी नेगेटिव संख्या मिलने वाली है ना, बड़ी सी नेगेटिव संख्या मिलने वाली है। 91 से और कम कर देते हैं 90.1, और बड़ी सी नेगेटिव संख्या मिलेगी। क्यों? 90.1, ये 1 डिग्री घूमे तो 1 डिग्री भी नहीं घूमने देंगे, 0.1 डिग्री घूमना है केवल, तो ये बच्चा बेचारा यहीं पे आकर रुक जाएगा, और ये डालेगा तो इतना ही सा आएगा उसका x कोऑर्डिनेट, वो भी नेगेटिव है, तो वो इतना सा आया, भाग लगाना है नीचे से, तो और भी बड़ी संख्या मिलेगी, लेकिन नेगेटिव। तो जितना भी हम उसके पास जा रहे हैं 90 डिग्री के, वो नेगेटिव में और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव होता चला जा रहा है, और हम 90 के पास पहुंच रहे हैं, पास पहुंच रहे हैं, पास पहुंच रहे हैं, नेगेटिव 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 और बड़ा नेगेटिव और बड़ा नेगेटिव और बड़ा नेगेटिव। और 1060 तो फिक्स है, यस सर, √3/2 1.3 √3 यस सर, 1.732 तो फिक्स है, यस सर, और ये है बड़ा नेगेटिव, खूब नेगेटिव खूब नेगेटिव खूब नेगेटिव। तो वो लोग tan थीटा कैसे व्यवहार कर रहा है, tan थीटा बड़ा कि tan 90 का पड़ोसी बड़ा, tan 60 है पॉजिटिव 1.732, और जो tan 90 के पड़ोसी हैं 90.1 90.2 वो सब है नेगेटिव, और ढेर ढेर सारे नेगेटिव है। तो दोनों में कौन बड़ा हुआ, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला? तो tan 60 बड़ा हुआ ना, तो tan 60 बड़ा हो रहा है tan 90 से, और tan 90 नहीं तो tan 90 के बिल्कुल बगल वाले से तो जरूर डिग्री सर, 89.5 डिग्री भी तो ले सकते हैं, या फिर 89.9 9 डिग्री भी ले सकते हैं सर। ठीक है, वो कह रहे हैं देखो उधर से भी आवाज आई, इधर से भी आवाज आई, शायद इधर से भी आएगी, कि हमने क्या करा 91 से शुरू किया और 90 की तरफ जा के देख रहे हैं, 89 से शुरू करते हैं। यस सर, 89 से शुरू, 89 से शुरू करते हैं, और 89 से शुरू करते हैं तो यहीं अटक जाते हैं। उसके बाद 5 छोटा सा तो है, x कोऑर्डिनेट छोटा सा तो है, लेकिन है पॉजिटिव। 89 सर, तो बड़ी सी संख्या तो आने वाली है भाग दे करके, लेकिन आने वाली है पॉजिटिव, और खूब बड़ी सी आने वाली है, जरा सा है बेस, और उससे भी और नजदीक ले जाए तो 89.5 कर दे, 89.1 कर दे, 89.0 कर दे, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, लेकिन हमेशा पॉजिटिव। इधर के पड़ोसी को देखते हैं तो लगता है कि सब नेगेटिव है, इसकी सोच नेगेटिव है। इधर के पड़ोसी को देखते हैं तो अरे नहीं बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, यस सर। तो ये सचमुच में प्रॉब्लम वाला है, सचमुच में अनडिफाइंड है, ये 0/0 वाला टाइप नहीं है। 0/0 के आसपास पड़ोसी उड़ोसी को देखोगे तो कुछ ठीक निकलेगा, पानी है, शीशा है, अड़ोसी पड़ोसी को भी देखोगे तो ठीक निकलेगा, 1.5 निकलेगा 0/0, इधर से आओ उधर से। लेकिन ये सचमुच में घपले वाला है, एक साइड में से सब नेगेटिव बैठे हुए, एक साइड में सब इसके पॉजिटिव बैठे हुए। हाँ जैसे कि आप बोले ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो ये मतलब ऐसे काउंटिंग करेगा, तो हम तो जानते हैं जो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव होता है, साइन कॉस
पॉजिटिव होता है, लेकिन फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो उसमें तो tan और cot पॉजिटिव होता हाँ, है। हाँ। तो उसमें फिर हम जाएंगे हाँ। 180 डिग्री से बड़े करेंगे, हाँ। तो वहाँ तो फिर पॉजिटिव आएगा, हाँ। वहाँ तो मतलब tan थीटा मतलब बड़ा होगा ना। हाँ तो वहाँ आप कैसे बोलेंगे जो उसके बगल में जो है तो फिर उनके हाँ, तो अभी चूंकि 90 पर काम कर रहे थे तो 90 के दाएं बाएं देख रहे थे, और 180 पे काम करेंगे तो उसके भी दाएं बाएं देख रहे थे। थर्ड कोऑर्डिनेट उसके उसमें तो कोई घपला नहीं होने वाला है। आप करके दिखाता हूं आपको। सर साइन का से अगर आप 180 से ऊपर जाते हो और नीचे जाते हो, तो पहले आप 180 से ऊपर थे तो यहाँ आए, यहाँ से आपने डाला, ये जरा सा हाइट है और ये ढेर सारा बेस है ना, तो नेगेटिव है लेकिन बहुत छोटा सा नेगेटिव है, और आप 180 के और करीब आओ, और छोटा सा नेगेटिव, और छोटा सा नेगेटिव, और छोटा नेगेटिव है लेकिन वो घटता जा रहा है, tan जो है वो घटता जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जीरो पे जा रहा है, माइनस में वो छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। आप 180 पर आओ, ये जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, अभी नीचे वाला पूरा इतना बड़ा है, तो पॉजिटिव है लेकिन वो घटता है। आप 180 पहुंच जाओगे तो वो लगेगा जीरो ही हो गया, हालांकि वहां तो आपका ट्रायंगल बनने वाला है नहीं, आपको उसी से डेफिनेशन से चलना है, x y के डेफिनेशन। अब जरा सा नीचे वाला देखो 180 प्लस वाले को, अब ये हो गया है नेगेटिव, लेकिन अभी भी छोटा सा है, तो इधर से आओ तो भी लग रहा है कि हाँ जीरो पे जा रहा है, इधर से आओ तो भी लग रहा है जीरो, हाँ जीरो से शुरू हुआ है, जीरो के बाद जरा सा नेगेटिव, जरा सा नेगेटिव, तो वहां एकदम कंटिन्यूटी है, कोई झंझट नहीं है। 90 का पर झंझट है, 90 में बड़ा झंझट है, 90 से जरा सा इधर आसमान, सातवें आसमान पे, और जरा सा उधर तो सातवें पाताल में, नहीं इतना बड़ा दर्द है। 180 पे ये समस्या नहीं है, 180 पे आप आ रहे हो, जीरो की तरफ आ रहे हो, यहाँ इधर से जाओगे तो जीरो की तरफ आओगे, तो मामला करने लगेगा। अच्छा चलो, इसलिए इसके अंदर में बहुत सारी बातें करने की है। आगे बढ़ते हैं, ये बोलो यस कि नो? यस फनी मत से कौन सा प्रस्ताव पारित हो रहा है? यस नो में कितने वाला है? नो वाले हैं, इधर नो वाले हैं, बच्चा इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इन सकते करीब 10 के करीब लोग हैं जो नो कह रहे हैं, बाकी यस कह रहे हैं। नहीं होगा सर, यस होगा सर। चलो वैल्यूज लेके चलते हैं। थीटा बराबर 60 डिग्री एलएचएस होगा, लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 60 लिया, साइन स्क्वायर थीटा करना है। सर हो गया सर। RHS cos 60, तो RHS बराबर LHS हो गया। यस सर। इसका जो आंसर पूछा था वो यस हो गया। यस सर। सिद्ध कर दिया ना हमने कि यस है इसका आंसर। एक उदाहरण देने से चीजें सिद्ध नहीं होती है, तो दूसरा उदाहरण भी लेते हैं। LHS बराबर कितना? 120, थीटा बराबर 120।
फिर भी 1/2 RHS LHS बराबर RHS, तो उत्तर हो गया क्या? अनडिफाइंड हो गया ना? यस सर। कभी ये यस हो जाता है, कभी ये नो हो जाता है। जब परिस्थिति दे दी गई मुझे तो अनडिफाइंड से डिफाइंड हो जाता है। मेरा नाम केशव है। परिस्थिति अगर दे दी, ठीक है, मतलब 60 डिग्री बता दिया, जिसके दो वैल्यू पॉसिबल थे, एक तो प्लस करके एक माइनस करके, है ना? एक बार आप कहोगे हाँ LHS RHS बराबर है, दूसरा तो होना बराबर है, एक दूसरे के नेगेटिव है। दो आंसर्स पॉसिबल थे, लेकिन जहां आपने परिस्थिति डिफाइन कर दी क्या बराबर थी, तो एक आंसर फिक्स हो गया। और थीटा 90 से बढ़ा दिया और 80 के बीच में रखा, तो दूसरा वाला आंसर रहा, तो वो भी ठीक है, उसको भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, वो भी अच्छा है। उसका जो रीजन है, जो वैलिडिटी का रीजन है, किस परिस्थिति में आप बात कर रहे हो, पहले डिफाइन करवा लो, वो समझ लो, फिर होता है यूनिक आंसर आपको उसका मिलेगा। तो हमेशा आपको ये भी जोड़ने का जरूरत नहीं। अब जरा ध्यान से देखना, अब थोड़ा ध्यान से देखना, आपको थोड़ा सा चिंतन लगेगा। हम लोग चतुर्भुज कैसे बनाते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं? किसको चतुर्भुज कहते हैं? चार भुजाओं से इसको ऐसे ही करते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। एक प्लेन में होना चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए, सिंपल की होल फिगर होना चाहिए, चारों कोनों का जोड़ 360 होना चाहिए। चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होना चाहिए। चार रेखाखंड से बना होना चाहिए। चार रेखाखंड से बना होना चाहिए और चारों कोनों का योग 4 रेखाखंड से बना होना चाहिए और चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होना चाहिए। हाँ। बोलो भाई बोलो। सिंपल क्लोज फिगर होना चाहिए। सिंपल क्लोज फिगर किसको कहते हैं? सिंपल क्लोज फिगर आप एक बड़ा सा क्या होता है हमारे 4 लाइन सेगमेंट से एक फिगर बाउंड होना चाहिए, एक एरिया बाउंड होना चाहिए। अच्छा चलो हम ये इतना थोड़ा एक मैं प्रपोज करता हूँ, आप बोलना हाँ या नहीं। आप जितना चीज बोले वो सब इसमें आया कि नहीं आया तो देखते हैं। उसका अपोजिट साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। चार रेखाखंडों से की हुई ज्यामिति आकृति जिसके चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसके चारों अंतः कोणों का जोड़। जब हम ऐसे करते हैं, एक प्लेन में हम एक बिंदु से बी बिंदु जाएंगे सरल रेखा के माध्यम से, बी से सी पर जाएंगे, सी से डी पर आएंगे और डी से फिर ए पर आ जाएंगे। ठीक है, और हम कहते हैं कि मेरा चतुर्भुज बन गया। एक प्लेन में हम एक पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट ए लेंगे, कहीं बी भी लेंगे, कहीं सी भी लेंगे, कहीं डी भी लेंगे, ए से बी तक जाएंगे, बी से सी तक जाएंगे, सी से डी तक जाएंगे और डी से ए तक जाएंगे और हम बोलेंगे कि ये मेरा चतुर्भुज बन गया। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप जो स्टैंडर्ड आपका चतुर्भुज है उसके साथ ये मैच नहीं करता है तो कोई बात नहीं, हम एक नया चतुर्भुज परिभाषित करेंगे। ओके लेकिन मेरा चतुर्भुज रहेगा तो उसको हम चतुर्भुज हम बोलेंगे। अब देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड है
वो इसके साथ पूरा पूरा मैच करता है कि नहीं बोल सकते हैं। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा चतुर्भुज है भैया। देखो इसने ये चतुर्भुज बनाया यहाँ पे, और ये कह रहा है कि ये चतुर्भुज नहीं है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया सा चतुर्भुज है। देखो हम यहाँ बता देते हैं कैसा बनाया इसने ऐसा बनाया। डब्ल्यू लिख रहा था, ऊपर वाला पूरा मिल गया। मैं बना रहा हूँ यार, क्यों परेशान हो रहा है? हम ए से बी पर गए कि नहीं, बी से सी पर गए कि नहीं, सी से डी पर गए कि नहीं, और डी से ए पर वापस लौट के आए कि नहीं, चार भुजा हुई कि नहीं, एक क्षेत्र से घिरा कि नहीं, चतुर्भुज तो नहीं हुआ। ये चतुर्भुज क्यों नहीं हुआ? क्या जानते हो इसमें? हम कौन किसको कहेंगे? सर एक सर यस सर यहाँ दो क्लोज हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा हल्ला होने दो। हाँ थोड़ा थोड़ा होने दो। देखो कोई भी जो है ना वो आमिर खान का अक्षय कुमार की बात नहीं कर रहे हैं, सब लोग गणित का बात कर रहे हैं, हल्ला भी कर रहे हैं तो गणित वाला हल्ला कर रहे हैं। थोड़ा तो कोई बात नहीं। दो लाइन जो स्टैंडर्ड आपका डेफिनेशन है चतुर्भुज का, राइट, क्वाड्रिलेटरल का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, हालांकि वो भी बहुत अलग अलग ढंग से लाए हैं, उसके अनुसार ये चतुर्भुज नहीं होगा। हम इसका एक नया नाम रखते हैं। ये चतुर्भुज से आपको थोड़ा लगता है कि नहीं वो चतुर्भुज नहीं है, तो उसका नाम कुछ और रखते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। इसको अतुर्भुज कहते हैं। और मेरे अतुर्भुज की परिभाषा, मेरी परिभाषा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो हम परिभाषा बना रहे हैं। ओके, तो अब ये नहीं कह सकता नहीं नहीं ये तो गलत है। हम अतुर्भुज उसको कहेंगे जिसमें एक प्लेन में हम एक पॉइंट ए से बी पर जाए, चाहे जैसे जाए, बी से सी पर जाए चाहे जैसे जाए, कोलिनियर नहीं होंगे कोई भी, राइट। ए से हम बी पर जाए, बी से हम उसी प्लेन के किसी पॉइंट सी पर जाए, और सी से हम उसी प्लेन के किसी पॉइंट डी पर चले जाए, और डी से वापस लौट करके ए पर चले जाए। इससे जो आकृति बनेगी, इससे जो आकृति बनेगी, और ये अगर रस्सियां होगी तो इन रस्सियों से जितने वर्ग गज, जितने वर्ग फीट जमीन घिर जाती, वो मेरी जमीन, वो मेरे अतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो हम अब इसका गणित करते हैं, हम इसका गणित करते हैं और कोशिश करेंगे कि हमारा जो अतुर्भुज है, वो जो दुनिया का चतुर्भुज है, उससे कुछ बड़ा हो जाए। दुनिया का चतुर्भुज मेरे अतुर्भुज के भीतर समा जाए। दुनिया का हर चतुर्भुज मेरे अतुर्भुज की परिभाषा से इत्तेफाक रखे। तो मेरी परिभाषा बड़ी सिंपल है, छोटी सी। ए से बी पे जाओ, बी से सी पे आओ, सी से डी पे जाओ, डी से पे आ जाओ, एक प्लेन के अंदर में सारा काम कर लो। तो अगर कोई कहेगा चतुर्भुज खींचेंगे, हम अतुर्भुज नहीं खींचेंगे, हम चतुर्भुज खींचेंगे, आप खींच कर दिखाओ कोई चतुर्भुज जो अतुर्भुज ना हो। आप ए से चलोगे, बी पे जाओगे, बी से चल के सी पे जाओगे, सी से चल के डी पे आओगे, और डी से चल के ए पे आओगे। ऐसा ही चतुर्भुज बनाओगे ना? यस सर। चतुर्भुज बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे ना, बीच की लाइन इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह।
ये अतुर्भुज है कि नहीं? है ना अतुर्भुज? तो दुनिया का हर चतुर्भुज मेरे अतुर्भुज के अंदर है, लेकिन मेरा बहुत सारा अतुर्भुज चतुर्भुज के अंदर है। तो बड़ा कौन हुआ? अब हम अपने अतुर्भुज के कुछ और परिभाषाएं करेंगे और उन परिभाषाओं के आधार पे हम देखेंगे कि अतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हम एंगल डिफाइन करते हैं। हमारे अतुर्भुज में भी 4 ही एंगल होंगे, क्योंकि हमने 4 पॉइंट्स किए थे ए बी सी डी, उन्हीं को मिलाया था। ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, डी से ए पे गए। तो मेरे 4 ही एंगल्स होंगे और वो चारों कोण ए बी सी और डी ही पर होंगे। ठीक है, बीच वाला मेरे अतुर्भुज का कोण नहीं है, क्योंकि वो मेरे कोने पर नहीं बन रहा है। जो 4 कोने मैंने एबीसीडी तय किए थे वहां पे वो नहीं बन रहा है। अब हम एंगल डिफाइन करने में और अपना डेफिनेशन देंगे। एंगल में तो पहले ही से ए लगा हुआ है, तो हम उसको एंगल ही बोलेंगे अभी फिलहाल, लेकिन मैंने अतुर्भुज का एंगल होगा वो। और अतुर्भुज का एंगल हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जैसे ए पर देखिए, एक एंगल है मेरा एबीसी, पहला एक एंगल है मेरा एबीसी, दूसरा एंगल है मेरा बीसीडी, तीसरा एंगल है मेरा डी क्या क्या एबीसीडी। एबीसी हो गया और जब बी पे आए तो बीसीडी हो गया। यहाँ हो गया, अब यहाँ आए सीडीए, CDA, तो ये D वाला हो गया और अब इसको लेना है तो DAB। तो हमारे में भी यही कोण होंगे ABC, BCD, फिर हम CDA, और DAB। 4 कोण भाई जैसे चतुर्भुज में लिए जाते हैं वैसे ही हमने अपने नाम तय कर दिए। वो मेरे चतुर्भुज का कोण नहीं है, क्योंकि मेरा चतुर्भुज 4 बिंदुओं से बना है। अतुर्भुज मेरा अतुर्भुज 4 बिंदुओं से बना है। चतुर्भुज भी आप 4 बिंदुओं से ही बनाते हैं। ए बी सी डी 4 बिंदु लेते हो, उनको आप मिला देते हो क्रम से, और इस तरह से ए बी सी डी लेते हो कि वो बीच में लाइन नहीं कटती है, लेकिन काम आप भी वही करते हो। 4 बिंदु है ए बी सी डी, ए से बी को मिला है, बी से सी को मिला है, सी से डी को मिला है, डी से ए को मिला है, और जो एंगल बनते हैं वो इन्हीं 4 कोणों पर बनते हैं। तो मेरे अतुर्भुज में भी इन 4 जो हमने शुरू में पॉइंट्स लिए हैं ए बी सी डी, वहीं पे मेरे एंगल्स बन रहे हैं और कहीं मेरे एंगल नहीं बन रहे हैं। ओके, और हम एक एंगल डिफाइन, हमें 2 शब्द चाहिए एक्चुअली हमें 2 शब्द चाहिए। एक शब्द है कोण और दूसरा शब्द हम बना देते हैं अकोण। अकोण मतलब ये नहीं कि कोण का उल्टा, और कोण का मतलब अतुर्भुज वाला कोण, उसके लिए और लगा आयुष वाला और है। तो जो कोण है जिसको हम लोग नापते हैं चांद से, या अमूमन जिसको कोण कहते हैं उसको हम कोण बोलेंगे, और हम जो कोण डिफाइन कर रहे हैं अपने अतुर्भुज का उसको हम अकोण बोलेंगे, है ना। अब तो हम अपनी रचना कर रहे हैं ना, हम ब्रह्मा हो गए, हम अपनी सृष्टि कर रहे हैं, तो हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे। अब उसको कोई गलत और सही नहीं कहेगा। हाँ, मेरे रूल्स आपस में एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं करने चाहिए, राइट। तो ये हो गया। अब हमारा रूल क्या है कि इफ
जैसे कोई एंगल है एबीसी, तो अगर ए से बी से सी से ए जाने पे इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, जो मेरा जो अकोण है वो कोण के बराबर होगा। और अगर जो ए से बी से जाइए, बी से सी से जाइए और जाने में अगर क्लॉकवाइज हो गया तो मेरा जो अकोण है वो 180 डिग्री माइनस कोण होगा। कल हम लोगों ने त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते समय देखा था कि क्रम भी महत्वपूर्ण है। क्रम भी अगर 3 बिंदु है ए बी सी और उससे घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे थे हम, तो ए बी सी जाने में वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, उसके अनुसार क्षेत्रफल बदल जा रहा था। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से चीजों के बदल जाने की परंपरा सामान्य गणित में है। हालांकि हम अपनी परंपरा को बना सकते हैं, लेकिन ये परंपरा वहां है कि आप जब एबीसी डिफाइन कर रहे हो तो आप ये भी बोलो कि हाँ क्लॉकवाइज होगा तो ये और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो, राइट। तो हम ऐसा डिफाइन करते हैं। चतुर्भुज है जो डायगोनल भी होता है, उसमें डायगोनल कहां है ना, डायगोनल एसी डायगोनल है, एसी डायगोनल और बीडी डायगोनल है। हाँ मिलाएंगे ना, ए और सी को मिलाएंगे, इसको हम बोलेंगे ये मेरा और डायगोनल है। ये मेरा और डायगोनल है, ठीक है। हम ऐसा गणित बनाएंगे कि चतुर्भुज के सारे गुण मेरे अतुर्भुज में आ जाएंगे। हाँ वही करने जा रहा हूँ। अरे तो आपके यहाँ होता है ना, ये अपोजिट वर्टिकल है, ये मेरे अपोजिट वर्टिकल है। मेरी परिभाषा ये ए बी सी डी चतुर्भुज अतुर्भुज अगर बनेगा तो ए सी और बी डी डायगोनल कहे जाएंगे। अब मान लो अपने डायगोनल की परिभाषा कर दी और डायगोनल की परिभाषा कर दी। ए बी सी डी यदि एक अतुर्भुज हो तो ए सी और बी डी को और डायगोनल कहते हैं। अब आप देखो चतुर्भुज में ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ए बी सी डी अगर एक चतुर्भुज हो तो ए सी और बी डी को डायगोनल कहते हैं कि नहीं कहते? तो मैं समाहित करने की कोशिश कर रहा हूं। चतुर्भुज की सारी चीजें में समाहित, मेरे रूल से चलोगे तो आपको हर चतुर्भुज का गुण मिलता चलेगा। डायगोनल होना चाहिए एसी, हाँ है ना, बीडी होना चाहिए, हाँ है ना। तो हम ऐसा गणित बना रहे हैं जिसमें सारे चतुर्भुज के गुण जो है वो मेरे अंदर रहेंगे और मेरा कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा। चतुर्भुज के चार कोण में कितना होगा? हाँ निकाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अभी निकाल रहा हूँ, अभी निकाल रहा हूँ। अब चलते हैं, ये चार कोण है, देखो ए बी सी, कहाँ है ए डी सी, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज ए बी सी, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो ये एंगल, ये वाला एंगल अगर θ1 हो तो मेरा जो अकोण है वो भी θ1 है। अकोण बराबर कोण, अगर एबीसी एंटी क्लॉकवाइज हो, देखो यहाँ लिखा है ना, एबीसी अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो अकोण बराबर कोण, तो जिसको आप कोण कहते हो हम भी उसी को अकोण कहेंगे। तो जो पहला वाला है एबीसी वो हो गया मेरा θ1। अगला कौन है? बीसीडी, बोलो एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए ये जो एंगल बी ए बी सी, ये तो रहेगा एक तरह बी सी डी, राइट। तो ये जो कोण है ये है कोण, ये है कोण, और यही चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है, बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो सेकंड वाला है बी सी डी वो भी हो गया θ2। अब अगला है सी डी ए, सी डी ए क्लॉकवाइज है, तो जो सी डी ए हो गया माइनस ये मेरा θ3 है, ये कोण है θ3। तो सी डी ए ये चूंकि क्लॉकवाइज हो रहा है तो मेरा जो अकोण होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस θ3।
यस सर यस तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस माइनस थीटा 3। और अब बच गया है मेरा DAB। यस सर DAB क्लॉकवाइज तो ये एंगल को अगर हम यहाँ पे बोलते हैं थीटा 4 तो DAB बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा। चारों को जोड़ दो, क्या बना? क्या बना? ये हो गया 360। 180 प्लस 180 हो गया 360 यस सर प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 और माइनस माइनस थीटा 3 और अब आप देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर हो गया 180 माइनस ये और थीटा 3 प्लस थीटा 4 बराबर हो गया 180 माइनस ये। हाँ? दोनों बराबर हो गए ना? जितना जोड़ रहे थे उतना ही घट गया ना? जोड़ घटा करके क्या आया? चतुर्भुज के चारों कोने का योग मिलकर के 360 डिग्री होते हैं। हाँ होते हैं। आपका चतुर्भुज मेरे चतुर्भुज के अंदर आ गया। इसलिए ये बराबर है 360 डिग्री चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। 360 डिग्री होता है। नहीं लिख सकते हो? कैसे लिख दोगे? 12 को -12 लिख दोगे क्या? ABC का जो क्षेत्रफल होता है उसका 12 होता है और पलट करके बोलोगे तो -12 होता है। 12 को -12 लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो ना? आप क्रम नहीं बदल सकते हो। क्रम बदलने से चीजें बदलती हैं, संख्याएं बदल जाती हैं। ओके, मैंने और भी गुण निकालने हुए हैं इसके, यहाँ खत्म करेंगे अभी। आप लोग सब पे काम कर सकते हो, इस चतुर्भुज के और गुणों की चर्चा कर सकते हो। ये 360 डिग्री है और ओके चक्रीय चतुर्भुज। हम चक्रीय अचतुर्भुज भी बना सकते हैं। सर्कल पे 4 पॉइंट लेंगे ABCD और ऐसे लेंगे कि ABCD करेंगे तो मेरा अचतुर्भुज बनेगा, क्रॉस करेगा। हालांकि हर चतुर्भुज खुद एक अचतुर्भुज होता है। हर चतुर्भुज खुद एक अचतुर्भुज होता है, लेकिन हम उस अचतुर्भुज की बात कर रहे हैं जो चतुर्भुज नहीं है। तो मेरा जो सेट है बड़ा है, तो हम वो कर सकते हैं। हमने ये पॉइंट ABCD ऐसे लेते हैं हम कि हमारा सामान्य चतुर्भुज है। ये अचतुर्भुज है कि नहीं है? ये भी अचतुर्भुज है, ये भी अचतुर्भुज है, लेकिन मैं ऐसा भी अचतुर्भुज बना सकता हूँ ABCD। ऐसा भी मैं अचतुर्भुज बना सकता हूँ। मेरे चारों कोने वृत्त पर है, मेरे अचतुर्भुज के चारों कोने वृत्त पर है। तो मेरी यही परिभाषा है, अगर किसी अचतुर्भुज के चारों कोने वृत्त पर हो तो उसको चक्रीय साइक्लिक चतुर्भुज कहते हैं। और ये परिभाषा सामान्य चतुर्भुजों पर भी लागू है ना? सामान्य चतुर्भुजों पर भी लागू है। ओके, और सम्मुख कोण A और C का जोड़ जो है वो मिलकर के 180 डिग्री होता है। और हमने ये कैलकुलेशन कर लिया है। हम अभी आपको उसके डिटेल्स नहीं ले जाएंगे, आप खुद से करिएगा कि हमने ये सब करके दिखाया है कि जो हमारा सम्मुख कोण है ABC और CD है। ABC ये हो गया ABC और फिर CD ये हो गया, ये मेरा सम्मुख कोण है। याद रखना B और D मेरा सम्मुख कोण होते हैं, BD मेरा डायगोनल है, AC और BD मेरे डायगोनल है। तो ये मेरा सम्मुख कोण है और इन दोनों का जो जोड़ है, ये जोड़ मैंने निकाल करके दिखाया है। ये है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
हाँ? अब अगला काम जो मुझे करना है, जो अभी मैंने किया नहीं है, वो है क्षेत्रफल के ऊपर है? क्या हम अवर्ग बना सकते हैं क्या? क्या हम आयत बना सकते हैं क्या? तो हम असमानांतर चतुर्भुज बना सकते हैं क्या? ये सब प्रश्न है। नए चतुर्भुज का क्षेत्र, ये अचतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? वो फॉर्मूला हमारे चतुर्भुज के फॉर्मूला पे जाके करता है क्या? ये सब हमारे आगे के इसमें चीजें आएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।